आमा मामा मामा यार ओइ ओ माई गॉड यार ओइ ओइ सब यता यता ओइ 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 यता भागो ओइ ओइ मान्छे कता यार ओ माई गॉड यार अलि माथि 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 ओ माई गॉड यार कत्रो आऊ है ओइ त्यो बुढो मान्छे यार खोला कत्रो आएर है त्यो बुढो मान्छे भ्याएन यार आमा मामा मामा ओइ ओ माई गॉड यार ओइ ओइ कत्रो आयो ओइ भेट्यो यार ओइ 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 यार ओ माई गॉड यार घरको मान्छे गयो सबै एकजना गयो नि ऊ मान्छे रुख्यो नि अझ भ्याएन ओ माई गॉड मान्छे गयो नि त्यहाँ त्यो भाइ त आएको बुढो कहाँबाट आऊ यो के हो यो यार के दशा भयो ओइ यो त यस्तो त यार यो त लाइफमा फर्स्ट टाइम यार के हो यो यो त कलियुग आयो त यो के भयो यार यस्तो यार हेर तेरो सबै भेट्यो त्यो बुकुर पारेको बुकुर सबै लग्छ के आयो त यो के आउन खोज्या त यो यार विनाशकारी हो त यो ओ माई गॉड के बात आयो यार फोन आएको यो बोला
गाइस यस्तो लाइट हो ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल ल ट्युसनी बजारै गयो यार ल गयो यार ओ ए सिलास यता आऊ यता आमामामा यार यो ग्यास छोक्नको लागि यस्तो त नगरौँ हो यो नगरौँ यो ग्यासको सिलिन्डर छोक्नलाई बढे हो र चाहिँ बढे त यो पाइपै छ यति ग्यास छ यार ये तस्वीरें नेपाल पर अचानक आए जल प्रलय की है। फ्लैश फ्लड नेपाल की मानव बस्तियों को तिनके की तरह बहा ले जाती दिख रही है। बाढ़ का ये हमला नेपाल तिब्बत बॉर्डर से शुरू हुआ। नेपाल के स्थानीय समय से सुबह तकरीबन 9 बजे तिब्बत से आ रही भोटे कोशी नदी में जल स्तर अचानक बढ़ा। इससे तिब्बत से सटा नेपाल का रसुवा और धांदिंग जिला प्रभावित हुआ। बाढ़ का कहर नेपाल के गोरखा और चितवन तक पहुंच गया है। नेपाल की तबाही के बाद भारत के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट है। बिहार में गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका पर राज्य के 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में बाढ़ के प्रभाव से यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में भी गंडक नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। नेपाल में आई बाढ़ से भारत में खतरे के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है। एकदम उस पर पूरी तरह
हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा। इस बीच नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक बाढ़ के बाद तकरीबन 400 लोग लापता हैं, जिनमें 105 से अधिक भारतीय हैं। मृतकों का शुरुआती अनुमान 16 है, लेकिन जिस तरह की तबाही है, ये आपदा बहुत बड़ी है और अभी पूरी तरह जानमाल के नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। नेपाल से एक बहुत बुरी खबर हमारे पास आ रही है। नेपाल में और तिब्बत में आज फ्लैश फ्लड आया है और इस फ्लैश फ्लड की वजह से वहां पर क्या बड़ी बड़ी इमारतें, क्या पुल, सड़कें, लोगों के मकान, गाड़ियां, सब कुछ इस पानी में बह गया। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो अभी आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है, एक वीडियो देखा है। ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं। आज नेपाल और तिब्बत की सुबह बहुत डराने वाली थी। पहाड़ों की ऊंचाई से अचानक बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से नीचे उतरा कि लगभग 50 फीट ऊंची इमारत भी पूरी तरह से पानी में डूब गई, जो अभी आपने देखा। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों पर कोई सुनामी आ गई हो। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बना ये इमिग्रेशन सेंटर कुछ ही सेकंड में पानी में डूब गया, जिसकी तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उस समय तिब्बत में सुबह के 10:59 हो रहे थे और भारत में सुबह के 8:30 बज रहे थे। आप में से ज्यादातर लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। अब आप इस फ्लैश फ्लड की सबसे डरावनी तस्वीरें देखिए और जब आप तस्वीरें देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो फ्लैश फ्लड आज आई, ये कितनी खतरनाक थी। अब आप नेपाल और तिब्बत की सीमा से आया ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में बहुत सारे लोग इस फ्लैश फ्लड से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, दीवार के साथ साथ लोग भाग रहे हैं, लेकिन तेज रफ्तार से पानी और मलबा वहां पर आया और इसने इस इमारत को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया और कई लोगों को अपने साथ बहाकर ले गया। यहां तक कि जो बसें यहां पर खड़ी हुई थी, गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी, वो भी किसी खिलौने की तरह पानी में बह गई। तो अभी तो आपने ये तिब्बत की तस्वीरें देखी हैं, इसके बाद आपको नेपाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इस बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। इस समय नेपाल में 500 लोग लापता हैं, जिनमें से 105 भारत के टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं जो भारत के थे। ये सभी भारत के लोग
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। इसलिए यह बात बड़ी खतरनाक है कि भारत से जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हुए थे, उनमें से बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। तिब्बत से अचानक पानी आने के बाद नेपाल की त्रिशूली नदी में पानी का स्तर अचानक से बहुत बढ़ गया और इस हादसे में अब तक कम से कम 95 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि बाढ़ के बाद कई इलाकों का जो संपर्क है वो टूट गया है। और जब हम ये तस्वीरें देखते हैं इस पानी की जो विनाश हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि अभी मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, ऐसी आशंका है। एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक फ्लैश फ्लड के बाद इतनी तेज आवाज वहां पर सुनाई दी मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। अब आपको नेपाल के एक शहर की तस्वीरें दिखाते हैं। इस शहर का नाम है रसुआ। इस शहर में सिर्फ 1.5 मिनट में ये पूरा की पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूब गया। यहां नदी में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियां सब कुछ इस पानी में बह गया। सेकेन्डमै ल यार मैले भने नि बोटारतिर फोन गरिदिउँ के फोन गरौँ है अनिललाई फोन हान्न फोन मेरो ब्यालेन्स सिट्यो भने पैसा छैन सिट्यो ल अहिले तुरन्तै माथि उक्ले यार ल यो त कति मान्छे ल यार कति मान्छे मर्यो होला है कति कति अब त मान्छे घर चुबार बसेको नि केसीहरू कटै कटेन अब आप वो तस्वीर देखिए जब बाढ़ का पानी नेपाल के एक शहर में दाखिल हुआ और ठीक उसी समय वहां सड़क पर एक स्कूल बस मौजूद थी जिसमें स्कूली बच्चे थे। पानी की इस विशाल लहर को देखकर स्कूल बस में बैठे ये सभी बच्चे घबरा गए और ये रोने लगे। और मौत को छूकर निकलना क्या होता है आज आप ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे। 썰 골아버리겠다. 오이. 오이. Ola जिंदा ना निकालो जिंदा ना जाओ सेफ्टी सर मादी 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 ओए मादी ओए ओए रोड में पुगे यार मादी यार ओए सीधा भाग ले तो बाउंड ना भागेगा ना मुझे ओए मिशीने लगा दिया ओए पाए वो सब बहुत के यार ओए जो मादी को बाटो में पुगियो ओए वो मिशीने नहीं है
नेपाल से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो खौफनाक हैं, दिल कपा देने वाले हैं। नेपाल के रसवा इलाके में सैलाब ने सब कुछ छीन लिया। वहां पर सिर्फ पानी और मिट्टी का कीचड़ नजर आ रहा है। अब खतरा भारत की तरफ भी है। अगले कुछ घंटे बिहार के बॉर्डर इलाके के लिए काफी अहम है। बिहार के वो जिले जो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर इस बाढ़ का पानी अगले कुछ घंटों में पहुंच सकता है। इसको देखते हुए भारत सरकार भी और इसके साथ बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार उन संभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जो बहुत सेंसिटिव जोन है वहां से लोगों को हटाया भी जा रहा है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक नेपाल के रसुआ इलाके में अचानक आई बाढ़ के बाद 291 विदेशी नागरिक लापता है, जिसमें कम से कम 105 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। लापता विदेशी नागरिकों में अमेरिका के 3, मलेशिया के 17, ब्रिटेन के 12, दक्षिण अफ्रीका के 4, ऑस्ट्रेलिया का 1, नीदरलैंड का 1 नागरिक शामिल है। बाकी 103 लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। हेलो गाइस, ये देखिए कैलाशपुरी बैराज में नेपाल से हाथी बहते हुए आ रहे हैं और इसको रेस्क्यू टीम निकालने के लिए कोशिश कर रही है। वो हालांकि नेपाल से बहते हुए आ रही हैं कैलाशपुरी बैराज में। वो आप लोग को दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे कैसे हाथी को निकाला जा रहा है। और एक नहीं 4 या 5 हाथी हैं, समथिंग 4 या 5 हाथी हैं और इनको 5 हैं और इनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और इनको बैराज से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जो कि ये नेपाल से बहते हुए और कैलाशपुरी तक। नेपाल में बाढ़ के पीछे भी एक ग्लेशियर झील फटने जैसा हादसा बताया जा रहा है। यहाँ पहाड़ों पर भूकंप की वजह से एवलांच आया, जिससे बर्फ का भारी मलबा नदी में गिरा और नदी का पानी रुक गया, जैसे किसी झील में पानी रुक जाता हो। ये पानी लगातार बढ़ता रहा, लेकिन बर्फ पिघलने के बाद लाखों क्यूसेक पानी एक साथ नीचे की ओर बढ़ा और विनाश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर बनी हर झील अपने आप में एक विनाशकारी वाटर बम है। ये वाटर बम जब जब फटा है तब तब विनाश का ऐसा ही खेल खेलता है कि दशकों दशक तक उसका दर्द और तबाही का खौफ लोग भुलाए नहीं भूल पाते। ये ग्लेशियर झीलें फटती कैसे हैं, ये समझाने के लिए हमने एक AI वीडियो बनाया है। इन झीलों में जब कोई बादल फटता है या फिर पहाड़ टूटकर गिरता है तो झील का पानी पहाड़ी दीवारों को तोड़ देता है और लाखों क्यूसेक पानी एक साथ पहाड़ से नीचे की ओर आता है। रास्ते में इस पानी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें, मलबा और मिट्टी मिलते हुए खतरनाक बन जाते हैं। जब ये पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचता है तब
लोगों के वहां मौजूद घर, मकान, पुल, सब कुछ जो कुछ इसकी चपेट में आता है वो तिनके की तरह बिखर जाता है। यानी पानी का वेग इतना ज्यादा होता है कि उसके आगोश में जो आता है वो समा जाता है। इधर ये तबाही तिब्बत में मौजूद एक झील के फटने से हुई है, जिसका पहला शिकार तो तिब्बत का एक पोर्ट हुआ, लेकिन चीन की सरकार ने नेपाल को अलर्ट नहीं भेजा। अगर चीन ने नेपाल को इस तबाही के नेपाल पहुंचने से पहले अलर्ट कर दिया होता तो शायद नेपाल में इतनी जानें नहीं जाती। लोग पहले ही नदियों के किनारों से सुरक्षित जगहों पर चले जाते, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। और इससे नाराज नेपाल के फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट परशुराम काफले ने लिखा है कि नेपाल अपने पड़ोसियों की सुरक्षा से जुड़ी जायज चिंताओं का समाधान करता रहा है। हालांकि दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। इतनी बड़ी आपदा की पूर्व चेतावनी न मिलने के कारण हमें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेपाली पत्रकार ने ये आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि चीन ने भारत और नेपाल से लगती सीमाओं की निगरानी के लिए कई सैटेलाइट्स तैनात की हैं, जिनसे वो 24 घंटे अपनी सीमाओं की निगरानी करता है। ऐसे में ये मानना चीन को झील फटने के बाद आई बाढ़ के बारे में पता चला, ये मान लेते हैं कि अगर चीन को सैटेलाइट से पता नहीं चला तो क्या तिब्बत के पोर्ट पर तबाही मचने के बाद भी चीन को पता नहीं चला? अगर उस वक्त भी चीन ने नेपाल को अलर्ट भेजा होता तो नेपाल में आज कई बेगुनाह जिंदगियां बच गई होती। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी है और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक से हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकानें और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही की ये तस्वीरें आप देखिए। फ्लैश फ्लड से तबाही मची है, सैलाब में बहा है पुल, मलबे में 4000 लोग दब गए, ये जानकारियां मिल रही हैं। हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गया है, चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे हुए इलाके में अचानक से बाढ़ आ गई और जबरदस्त बाढ़ ने कई गांव और प्रोजेक्ट साइट्स को तबाह कर दिया। कई पुलिसकर्मी लापता हैं। अधिकारियों ने भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि रसुआ के पहाड़ी जिले में स्याप्रू बेसी और तिमुरे इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए। साथ ही उन्होंने भोटे कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है। प्रशासन के पास अभी पक्की जानकारी नहीं है। जिला प्रशासक नरेंद्र परिहार ने बताया है कि हमें गांव और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स के बह जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी जानमाल के नुकसान का कोई पक्का अनुमान उपलब्ध नहीं है और उन्होंने ये भी कहा काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हैं। मालई क्षेत्र में एक बार फिर से ग्लेशियर और बाढ़ ने चिंता को बढ़ा दिया है। तिब्बत से लगे हुए नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को अचानक से भीषण बाढ़ आ गई। गांव और कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपनी चपेट में इसने ले लिया। स्याफ्रू बेसी और टिमुरे इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तबाही का मंजर, बाढ़ से जो तबाही मची है, कई परियोजनाएं इसकी चपेट में आ गई और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।
देखिए, नेपाल में बाढ़ के बाद छपरा में हाई अलर्ट हो गया है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव ने आपातकालीन बैठक बुलाई और सारण तटबंध की स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही अधिकारियों को लेकर खुद भी सारण तटबंध का जायजा लेने पानापुर और मकेर निकल गए हैं। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन अभी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस वक्त बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां पर बाढ़ से तबाही मची है। बाढ़ से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। लोगों से नदी के करीब न जाने की अपील की जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। नेपाल से बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी जो विध्वंसक तस्वीरें हैं, हाहाकार मचा देने वाली ये तस्वीर। हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रसुआ इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेपाल में, जहां पर बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। गाड़ियां तिनकों के समान बह रही है। कई मकान अब तक नदी में समा चुके हैं। बाढ़ की ये तस्वीर, बाढ़ से बर्बादी मच गई है। राहुआ क्षेत्र में नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो दूर रहें, नदी नालों से दूर रहें। जो निचले इलाके हैं वहां से हटकर ऊपरी इलाकों की तरफ जाए। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी है, क्योंकि बाढ़ के दौरान करंट भी फैलने का डर होता है, खतरा होता है। ये देखिए जरा कैसे हाहाकार, इस वक्त नदी का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नेपाल के रसुआ इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर कुदरत कहर बरपा रही है। बाढ़ से तबाही मच गई है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं और नदी से दूर जो शहरी इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। रसुआ इलाके की यह तस्वीर, कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। निचले इलाकों में पानी भरा है। एक बड़े इलाके को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, अभी इस बात की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। नेपाल में कुदरत के कहर की ये तस्वीरें। रसुआ इलाके में विकराल रूप लिया बाढ़ ने। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिन जगहों पर गाड़ियां चलती थी वहां इस वक्त पानी ही पानी है। तो नेपाल की ये तस्वीर आपको, राहत और बचाव का काम चल रहा है। सरकार और प्रशासन मुस्तैद है। राहत बचाव कार्यक्रम में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रसुआ क्षेत्र की ही ये दोनों तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ से तबाही मची है। नेपाल और भारत की सीमा लगती है बिहार में। रक्सौल जिला बिहार का, जहां से सटा है ये इलाका नेपाल में रसुआ। और ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहां भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रक्सौल इलाके में भी प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। सीमावर्ती इलाके में लोगों से नदियों से, निचले इलाकों से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और नदियों का ये रौद्र रूप भारत में भी देखने को मिल रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कहीं स्थिति ज्यादा खराब ना हो जाए। प्रशासन का कहना है कि पूरी स्थिति पे हम नजर बनाकर रख रहे हैं। इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग हताहत ना हो, किसी को नुकसान ना हो। अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन के लिए, आम लोगों के लिए भी, कि नदी नालों से दूर रहें। नेपाल में बाढ़ से तबाही मची हुई है। की एक टीम जो थी, जो वहां पे एक छावनी बना के रह रही थी, वो भी इस बाढ़ में बह चुकी है। उसकी भी तलाश जारी है।
बताया जा रहा है कई लोग लापता हो गए हैं। वहीं हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरे नेपाल में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन काटा भी गया है ताकि यहाँ पर नुकसान ज्यादा ये दबाव बढ़ेगा पहले, क्योंकि 7 कोसी का संगम के बाद जो ये भारत प्रवेश करती है, पानी बिहार के कोसी बैराज के द्वारा बिहार के भारत में प्रवेश करती है, और उसमें जो है ये करीबन 12 से 13 घंटे के अंदर ये पानी वहां पर पहुंच जाती है। और उसके बाद ही जो है सो ये बिहार के करीबन दर्जनों जिलों को प्रभावित करती है, खास करके जो दर्जन जिले में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जो कोसी के इलाका है। और जब वो नदी फिर गंगा में मिलती है कुर्सेला के पास, तो गंगा नदी का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ सकता है। जैसे कि पिछले साल जो है सो इसी तरीके से जब सुन कोसी में पानी बढ़ी थी, तो कोसी बैराज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और कोसी बैराज के ऊपर से पानी गुजर रही थी। उससे भी भयावह मंजर जो है सो कहीं ना कहीं कोसी बैराज पे देखने को मिल सकता है अगले 12 घंटे के बाद, क्योंकि ये तमक कोसी जहाँ पे ये सीमा है, यहाँ से कोसी नदी जो है सो करीबन 12 घंटे, मतलब अगर रास्ते से देखा जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी पर ये पानी है। और पानी जो है अपने नदी के रास्ते ये तोमर कोसी, सुन कोसी और दूध कोसी में मिलकर फिर यह 12 छत्र में पहुंचेगी, और 12 छत्र त्रिवेणी होते हुए ये कोसी बैराज पे पहुंच जाएगी। और कोसी बैराज पे जब पहुंचेगी तो कोसी बैराज की स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगले 12 घंटे बाद भारत में, बिहार में सीमावर्ती इलाकों में स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये पानी जो नेपाल में इस वक्त बाढ़ के स्वरूप में आपको नजर आ रहा है, बहुत तेजी के साथ मलबा के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। 300 किलोमीटर की दूर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के रक्सौल से। और अगले 12 घंटे में कुछ ऐसी तस्वीर बिहार में ना बन जाए, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो बाढ़ के लिए खास करके जो है सो ट्रेंड किए जाते हैं, उनकी भी टोली अब पहुंच रही है। धीरे धीरे जो है सो गृह मंत्री ने अभी एक अहम बैठक रखी थी, जिसके बाद जो है खास करके इसी मुद्दे पर बातचीत की। गृह मंत्री भी निरीक्षण करने के लिए, हवाई निरीक्षण करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अलर्ट जारी कर दिया गया है भारत में भी, और नेपाल से ये सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और उनसे वहां के हालात के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि वहां कितना नुकसान हुआ है, प्रशासन किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, सरकार का क्या कहना है, और ये जो बाढ़ का पानी जितनी रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा है तो भारत में क्या इंतजाम है। कोसी बैराज को लेकर वहां पर भी फिलहाल तो कई गेट खोले गए हैं, पानी को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है जब बैराज का पानी बढ़ जाता है, लेकिन अगर एक बार में ये पानी छोड़ा गया तो भारत में भी नुकसान हो सकता है। एक बड़े इलाके में नदी का जो पानी है वो बाढ़ के स्वरूप में बढ़ सकता है, जलमग्न हो सकते हैं कई इलाके। इसे लेकर प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है। रक्सौल में, बिहार के कई और जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से नदी नालों से, निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। नेपाल में इस वक्त हाहाकार मचा है, नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अभी बाकी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़े इलाके को नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है, अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने साथ भू कटाव भी कर रहा है। कई मकान जमींदोज हो गए, गाड़ियां तिनके की तरफ बह गई हैं और इस तरह से हाहाकार मचाते हुए ये नदी आगे बढ़ रही है, पानी आगे बढ़ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। और बिहार में रक्सौल और सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है, प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। अगले 10 से 12 घंटे बहुत ही अहम है। बताया जा रहा है कि ये पानी अगले 10-12 घंटे में भारत में बिहार सीमा तक पहुंच जाएगा और ऐसे में यहां इसकी क्या स्थिति होती है, किस तरह के इंतजाम है, ये महत्वपूर्ण बात है। नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान हुआ है। हर साल लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है जब बिहार का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो जाता है, बाढ़ के पानी में डूबा होता है। कोसी नदी बिहार के लिए शोक नदी की तरह काम करती है। कई बार नदी अपना रास्ता बदल देती है और जब नदी रास्ता बदलती है तो एक बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ी जमीन, खेत, मकान, दुकान सब नदी का हिस्सा बन जाते हैं और हर बार ही लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है जो भी कोसी नदी के किनारे रहते हैं। इस बार की स्थिति कितनी ज्यादा विकराल है, जानकार कह रहे हैं कि प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं प्रशासन और सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऊपरी इलाकों में चले जाएं, क्योंकि बाढ़ का पानी जब तेजी से आएगा उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और उस वक्त प्रभावित इलाकों से दूर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई अनहोनी ना हो, इसके मद्देनजर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है।
तो नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से माइकिंग कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए सीएम सम्राट ने हाई लेवल मीटिंग की है। सरकार किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार दिख रही है। नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही आई है। हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर तरफ माइकिंग की जा रही है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है। नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी में अचानक बढ़े जल स्तर के बाद गंडक नदी में बाढ़ की आशंका है। ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सम्राट ने हाई लेवल बैठक कर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी तटबंधों की लगातार निगरानी करने और उनकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांध एवं तटबंधों पर दिन रात निगरानी रखने तथा रात में विशेष रूप से नाइट पेट्रोलिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। संवेदनशील प्रभावित इलाकों में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है। खासकर गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में तबाही के बाद गोपालगंज प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। गंडक नदी में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है और समय रहते ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील भी की गई है। दियारा इलाके में माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के अंदर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी तटबंधों पर तैनात किया गया है। अधिकारी इस वक्त तटबंधों पर आकर माइकिंग कर रहे हैं और निचले इलाके में बसे लोगों को सतर्क और सावधानी रहने के लिए अपील कर रहे हैं। बेतिया के निचले और तटवर्ती इलाकों के लोग एहतियातन अपना जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। लोग घरों से जरूरी सामान बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थलों की ओर निकल रहे हैं। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गंडक नदी में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया है। नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही बिहार के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी लगातार गंडक बराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक नदी से सटे इलाके में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। डीएम खुद बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सराया पारू और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने की संभावना है। ऐसे में गंडक नदी के किनारे विशेष सावधानी बरती जा रही है। नेपाल में तबाही के बाद सीतामढ़ी में प्रशासन बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गया है।
सीतामढ़ी की डीएम ने कई इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को नदियों के जल स्तर, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने को कहा जा रहा है। और अभी नेपाल में जो विगत दिनों में और आज कुछ समय पे जो पानी का लेवल खासकर गंडक रिवर के कैचमेंट में बढ़ा है, तो उसको देखकर जो एहतियातन तौर पे सभी तैयारियां उसको हम लोग देख के आए थे। लोगों से भी यहाँ पर बात की, हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया है और जो कार्य हुआ है फ्लड कंट्रोल का उससे भी लोग संतुष्ट हैं। और बाकी जो एहतियात तौर पे जो भी कार्य हैं, लोगों से बात करना, उनसे संवाद स्थापित करना और जो प्रशासनिक तैयारियां उसका रिव्यू करना। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्पेशल एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत नेपाल सीमा के निकट गंडक नदी के किनारे प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तटीय क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती सुरक्षा उपाय करने को कहा गया है। गंडक बरार के सभी गेटों से पानी के सुरक्षित और सुचारू निकास पर जोर दिया गया है। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बाढ़ बिहार में बर्बादी की कहानी न लेकर आए, इसके लिए तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, गोपालगंज से गोविंद कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि नेपाल के जरिए बिहार में लगभग 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने की संभावना जताई गई है। 3 से 3:30 बजे का वक्त दिया गया है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गंडक नदी बिहार को प्रभावित कर सकती है। उसमें पश्चिम चंपारण, बेतिया है, मोतिहारी है, गोपालगंज है, सारण है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इन तमाम ऐसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड में आ गई है क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से भयंकर तबाही की तस्वीर नजर आई है, लगभग 1000 आदमी इस बाढ़ की विभीषिका में डूबने का जो अनुमान है वो लगाया गया है, यानी प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया है। कई शव बरामद हुए हैं। तो ऐसे में नेपाल की तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि नेपाल के जरिए ही बिहार में पानी घुसता है और अभी जिस तरीके का जो बिहार की स्थिति है, कई नदियां उफान पर है, खतरे के निशान के पार गंगा बह रही है, कई नदियां बह रही है, कई निचले इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर लगातार जा रहे हैं और ऐसे में नेपाल की तरफ से जो ये खबर सामने आई है कि लगभग 3 से 3:30 बजे तक नेपाल के जरिए बिहार में पानी घुसेगा, उसके मद्देनजर बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया है कि वो पल पल की हर एक तस्वीर पर, हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और बैठक भी हुई है। जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, अलर्ट मोड में है कि कहीं कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि जब पानी बहुत अधिक मात्रा में आता है तो निचली इलाकों में जरूर नुकसान होता है। नेपाल जैसी स्थिति बिहार में ना हो, क्योंकि बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो निचले इलाके में हैं, बाढ़ की विभीषिका हमेशा वो झेलते हैं। तो ऐसे में उन क्षेत्रों को पहले ही खाली करा लिया गया है, क्योंकि पानी जो बरसात का पानी है वो लगातार बाढ़ के रूप में उन लोगों को परेशान कर रहा था। तो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जा चुके हैं। लेकिन ऐसे में गंडक के जरिए नेपाल से निकला हुआ पानी बिहार पहुंचेगा, उसके मद्देनजर भी सतर्क रहने की जरूरत है। और तमाम क्षेत्रों में, चाहे गोपालगंज की हम बात कर ले, बेतिया की बात कर ले, मोतिहारी की बात कर ले, वैशाली की हम बात कर ले, तो इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में अलर्ट मोड पर प्रशासन है, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं नेपाल की, किस तरीके से ये जो जल प्रलय है वो नेपाल में आया है। तो तिब्बत की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस तरफ है, और यहीं से ये जो सैलाब है पानी का वो आया है। और इसके बाद ये पानी आगे बढ़ता गया, भोटेकोशी की तरफ आया और उसके बाद तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा। फिर त्रिशूल नदी, गंडकी नदी, और ये पानी लगातार 1000 लोगों को प्रभावित अब तक कर चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खतरा ये है कि जो नेपाल में तबाही मची है वो कहीं ना कहीं बिहार की तरफ भी आ सकती है, क्योंकि बिहार में जो वाल्मीकि नगर का इलाका है वहां सीधे नदी बहकर आती है नेपाल से। और ऐसे में बिहार प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है और इसे लेकर के तैयारी की जा रही है। और देखिए,
बागमती और मध्य उत्तरी क्षेत्र में नेपाल जल प्रलय, बिहार में भी आफत आ सकती है। शिवहर, पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी ये वो इलाके हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में भी कहर देखने को मिल सकता है बाढ़ का। पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में यानी कि और मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का प्रहार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शिवहर जिले में भी बाढ़ तबाही मचा सकती है। सीतामढ़ी और मधुबनी भी इस बाढ़ से प्रभावित हो सकती है। तो ये वो तमाम जिले हैं जिन पे जो नेपाल में बाढ़ आई है उसका असर पड़ सकता है, और इसी को देखते हुए बिहार प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। और ये तमाम जिलों के नाम हम आपको बता रहे हैं, शिवहर है, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये वो तमाम जिले हैं जहां बाढ़ का कहर देखने को मिल सकता है। और इसी को लेकर के बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल कमेटी बना दी है और उनका कहना है कि अगर जरूरत हुई तो वो खुद वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में जाके हालात का जायजा भी लेंगे। तो देखिए, नेपाल में आई बाढ़, विनाशकारी बाढ़ के बाद अब बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में गंडक नदी को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव ने संबंधित सभी जिलों के जिला अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर डीएम ने भी गंडक नदी को लेकर एक बैठक बुलाई है। बाढ़ के बड़ी खबर आपको बता दें, चीन का यह कहना है कि नेपाल में बाढ़ के बाद लगभग 100 चीनी नागरिक लापता हैं। ये बड़ी खबर चीन के हवाले से, क्योंकि चीन पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वक्त रहते अगर नेपाल को चेतावनी दे दी जाती तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी। त्रासदी को लेकर नेपाल में अब ये कहा जा रहा है कि चीन से दरअसल ये शुरू हुआ था और ऐसे में वक्त रहते चीन ने चेतावनी नहीं दी। 1,500 लोग नेपाल में आई बाढ़ में लापता हैं, जिसमें 800 विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल में करीब 100 चीनी नागरिक भी लापता हैं। ये जानकारी, ये नंबर्स आधिकारिक हवाले से हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बगहा, वाल्मीकि नगर और बेतिया, मोतिहारी इलाकों में स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने हवाई सर्वे किया है। वैसे ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार के लिए फिलहाल राहत है, गंडक में पानी का स्तर नहीं है और राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। ये देखिए, एरियल सर्वे किया जा रहा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। वो जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कहां कहां कितना पानी है और बाढ़ की इस वक्त क्या स्थिति है बिहार में। कई इलाकों का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। कल ये अलर्ट जारी किया गया था कि जो तटीय इलाके हैं गंडक नदी के, वहां पर अलर्ट रहे। नेपाल में आई आपदा के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट की स्थिति है। लगातार राज्य सरकार उन तमाम जिलों पर नजर रख रही है जहां गंडक नदी बहती है या उसका पानी पहुंचता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के साथ आज एरियल सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण के तमाम इलाकों का एरियल सर्वे किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बाढ़ जहां भी संभावना हो कि बाढ़ का पानी पहुंच सकता है या स्थिति बिगड़ सकती है, वहां पर युद्ध स्तर पर काम जारी रखा जाए और लोगों को निचले स्तर से निकालकर ऊंची जगहों पर पहुंचाया जाए। तो बिहार में गंडक के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल से किसी भी संभावित खतरे को मद्देनजर सरकार अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल यही कि आखिर गंडक से इतना खतरा क्यों है, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज। नेपाल में आई त्रासदी के लिए भारत मदद के लिए हर रूप से तैयार है। एक तरफ जहां रिलीफ एड भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की 4 टीमें गाजियाबाद में अलर्ट मोड या स्टैंड बाय पे रखी गई है। लेकिन चिंताएं भारत के लिए भी है। जब भी गंडक नदी में इस तरह की मूवमेंट होती है, नेपाल में त्रासदी होती है, तो भारत का यूपी और बिहार का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस मैप से हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट कहां कहां किस तरह से की गई है और उसका कारण क्या है। सबसे पहले यूपी की तरफ इंपैक्ट आता है। जो वाल्मीकि नगर में बैराज है, वहां पे वाटर का इनफ्लो बढ़ता है और खुशीनगर के लिए चिंताएं बढ़ती हैं। लेकिन उस
उससे भी ज्यादा बिहार का ये इलाका आप देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण, जहां पे एनडीआरएफ का एक डिप्लॉयमेंट मैपिंग भी आपको दिखाई देगा। वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि गंडक का प्रवाह यहीं पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर वेस्ट चंपारण से होते हुए ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरनगर का ये पूरा बेल्ट, मुजफ्फरपुर का ये पूरा बेल्ट है बिहार का। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये वो पूरा बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा चिंताएं तब बढ़ती हैं जब गंडक नदी में पानी का प्रवाह बढ़ता है या नेपाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। यही वजह है कि आप अगर यहाँ डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे एनडीआरएफ की, तो आपको एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे डिप्लॉयड दिखाई। इस बीच नेपाल बाढ़ में ईशा फाउंडेशन के 80 सदस्य लापता हो गए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ये ग्रुप गया था। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए नेपाल अधिकारियों और प्रशासन से अपील की है और लिखा है कि हम अत्यंत पीड़ा के साथ, आपको ये लिख रहे हैं कि गिरोंग में आई बाढ़ से हमारे समूह के 80 लोग लापता हैं। बाढ़ के बाद से हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रभावित परिवारों के साथ हम हैं, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें और कुछ स्वयं सेवकों को गिरोंग जाने की अनुमति दें। हम बचाव कार्यों की प्रकृति का गहरा सम्मान करते हैं और उसे समझते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उसमें बाधा नहीं डालेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य उनके साथ खड़ा होना है जो ऐसे संकेतों की तलाश में सहायता कर रहे हैं और परिवारों के लिए मददगार साबित हो सके। हम इस समय सागा में हैं और विनम्रता पूर्वक आपसे गिरोंग जाने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। आपकी सहायता हमारे लिए और उन परिवारों के लिए अमूल्य होगी जिन्हें अपने प्रियजनों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये सदगुरु ने लिखा है। नेपाल से हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जो परिस्थिति बनी है, देखते ही देखते लोगों को आप दौड़ते भागते हुए जल सैलाब से किसी तरह जिंदगी बचाने के लिए भागते हुए देखेंगे और जैसे पानी पीछे पीछे सैलाब बनकर आ रहा है, लोगों को लील रहा है। अलग अलग जगहों की नेपाल की तस्वीरें आई हैं। नेपाल में आज अचानक आई बाढ़ ने कहर मचा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये बाढ़ अब आने वाले वक्त में यूपी बिहार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा और हाई अलर्ट पर कई जिलों को कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हुआ क्या, तिब्बत की ओर से आ रही भोटकोशी नदी, जिसमें अचानक से जलस्तर बेकाबू हो गया, बहुत ज्यादा उफान हुआ और उसके बाद आगे बढ़ता हुआ पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मानो बहाता चलाता गया। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो कहीं पर पुल बहते हुए जा रहे हैं, कहीं पर बराज बहते हुए जा रहे हैं, कहीं पर घर, पहाड़, सब कुछ। और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे दुखद बात यही है कि बाढ़ में नेपाल के 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स बह गए हैं। इससे 431 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र ठप हो गए हैं। तो इस वक्त वहां पर हाहाकार की ही स्थिति समझिए। बाढ़ में 19 पुल बह गए हैं, 40 किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, 25 से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हो गए हैं। कई बैंक, कई जो इस तरह के वित्तीय संस्थान हैं, उनकी इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखिए ये पुल तो एकदम जैसे लाइव दिखा, पहले पानी लगा कि उसके नीचे से पार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से अचानक सब कुछ लीलता हुआ, सब कुछ लेकर अपने साथ ये बह जाता है। और ऐसे अनेकों वीडियो हैं। अब दुख यही है कि इसका फॉल आउट क्या होगा, क्योंकि यूपी और बिहार इस पूरे इलाके में माना जा रहा है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ये देखिए एक पूरी इमारत, पीछे से जैसे जल सैलाब आ रहा है, लोग भागते बच पाते इससे पहले, सब कुछ तबाह। ये रसूवा नेपाल का वीडियो है। तो नेपाल में आई इस तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात भी की है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। बालेन शाह से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। राहत में भारत कोऑर्डिनेशन में जुट गया है। इस बीच नेपाल की इस बाढ़ का असर यूपी और बिहार पर पड़ने की आशंका है। यूपी के 2, बिहार के 6 सीमावर्ती जिलों में अलर्ट है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है। नेपाल की बाढ़ बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है, जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका है। इसी पर आज का हल्ला बोल हम करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, हम हर पल की जानकारी आपको देंगे। आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, कौन कौन से जिले प्रभावित हो सकते हैं, कौन कौन सी नदियों में बहुत असर पड़ सकता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। My brother missing. Please contact us. Where was your brother last? Rasua. He's driver.
24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है उस बाढ़ की घटना को जो नेपाल में आई थी, जिसमें अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू जहां हम खड़े हैं, वहां अलग अलग अस्पतालों में रेस्क्यू करके लाए लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जिनको अब तक अपने परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं है। आपको लग रहा है सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे कुछ बेटर हो रहा है? नहीं, सब लोग मिसिंग है। डर लग रहा है। ये है मेरे भैया। क्या नाम है आपके भाई का? ये ब्राज सेवा, इस ड्राइवर। कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। अभी कुछ लिस्ट में नाम भी नहीं है कि जिधर ढूंढने जाए उधर कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज सबको जैसे भी हो सबको कांटेक्ट करने के लिए कोई एनवायरनमेंट दीजिए, और उधर भी जो लोग अभी भी सेफ है, अभी भी कोई लोग उधर बैठे हैं, सबको रेस्क्यू कीजिए। जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती है वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, उसके बाद सुरक्षा कर्मी आते हैं और भीड़ को पीछे करते हैं। ये सीन कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट लगाई गई है, एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं वो लोग यहाँ पता कर सके। अगर इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो पुलिस उनकी सहायता कर रही है कि वो अपना नाम वहाँ रजिस्टर करवा के जाएं। यहाँ पर उन लोगों की भी लिस्ट है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं यहाँ, मेरा फैमिली है, वो गांव का फैमिली है, टोटल 28 लोग है। वो गोसाईकुंड के लिए जा रहा था, दर्शन करने के लिए जा रहा था, वो गाड़ी मिसिंग हो गया। इसके लिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। 28 लोग एक गाड़ी में थे? हाँ, एक गाड़ी में थे। वो गाड़ी मिसिंग हो रहा है, अभी तक कांटेक्ट नहीं है। किसी के साथ भी बात नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है। कल 9:15 से मिसिंग हो गया, 9:15 तक कांटेक्ट में थे, उसके बाद मिसिंग हो गए, उसके बाद कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वो थोड़ी आस तो है, आस है कि वो लोग कहीं बैठा है, नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, हमारा यही आस है। अब और आस तो कुछ नहीं है। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो कहीं पहुंच के कि हम हमारे कांटेक्ट करिए, हमें वही आस में है। जिस वक्त नेपाल में फ्लैश फ्लड आया उस वक्त रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। मौसम बिल्कुल साफ था और ऐसी बाढ़ सामान्य बारिश से आए इसकी आशंका बहुत कम थी। अब सवाल यह है कि अचानक भोटेकोशी नदी में बाढ़ क्यों आ गई? कुछ ही समय में इतनी ज्यादा तबाही कैसे हो गई? इसे लेकर 2 थ्योरी चल रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक एवलांच की वजह से चट्टान का एक टुकड़ा लहंदे नदी में गिर गया और उसने नदी का रास्ता रोक दिया। इसके बाद नदी में पानी जमा हो गया। जैसे ही ये प्राकृतिक रुकावट हटी, पानी नीचे की ओर तेजी से बहने लगा। इस नदी का पानी आगे चलकर भोटेकोशी नदी में मिल गया और आसपास के मलबे और पत्थरों के साथ ये तिब्बत की सीमा पार करते हुए नेपाल पहुंच गया। अब आपको दूसरी थ्योरी बताते हैं, जिसके मुताबिक भूकंप की वजह से ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटेकोशी नदी में आ गया। भोटेकोशी बेसिन में करीब 122 झीलें हैं। ग्लेशियर झील के सामने अक्सर बर्फ और मिट्टी, पत्थर, मलबा आने से प्राकृतिक बांध बन जाता है। जब ये बांध कमजोर पड़ते हैं तो झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। जिस भोटेकोशी नदी में सैलाब आया वो नेपाल में आकर कई नदियों के सिस्टम में मिलती हैं। रसुआ गढ़ी से ये नेपाल की सीमा में प्रवेश करती है। स्याफू ब्रेसी होते हुए ये त्रिशूली नदी में मिलती है। इसके बाद नुवाकोट, त्रिशूली बाजार, धादिंग, गोरखा और चितवन होते हुए त्रिशूली और काली गंडक के संगम में मिलकर नारायणी नदी में बदल जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी नेपाल के रसुआ गढ़ी, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन इलाके में ही हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है
ये वीडियो चीन के एक ग्लेशियर का है। दावा किया जा रहा है कि इसी ग्लेशियर के फटने की वजह से नेपाल में फ्लैश फ्लड आई है। बड़ी खबर यह भी है कि नेपाल सरकार कह रही है कि यह कुदरती बाढ़ नहीं है जिसकी तबाही से बचा जा सकता था। इस भयानक प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल में चीन की मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखते हुए चीन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चीन ने वक्त रहते नेपाल को तिब्बत से आने वाले इस बाढ़ की जानकारी नहीं दी। एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही, जहां पर नेपाल से गंडक बैराज की तरफ तेजी से जो पानी है वो बढ़ रहा है और 3 बजे तक बिहार के गंडक बैराज पहुंच सकता है। सैलाब 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी मचा सकता है, भयंकर तबाही एक लेकर आ सकता है बिहार के कई सारे जिलों के लिए। और इसीलिए उसमें सुपौल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से जो नदी है उसका जो प्रवेश है वो भारत की तरफ को होता है। सुपौल का इलाका, फिर कोसी बैराज के आसपास का जो वहीं पर कोसी बैराज भी मौजूद है, वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा डगमगा सकते हैं। फिर कटिहार का कुर्सेला इलाका, जहां पर ये गंगा नदी से मिलती है। अगर कोसी नदी गंगा नदी से मिली क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी नदी है, तो आप सोचिए गंगा नदी में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये सारा जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, जो मलबा उसके साथ आता हुआ दिख रहे हैं, ये गंगा तक भी पहुंच सकता है। फिर गंगा जहां जहां पर जाएगी, खासतौर पर जो वेस्ट बंगाल है, वहां पर भी ऐसे ही हालात वो यहां पर उत्पन्न कर सकती है। तो ये तमाम सिचुएशंस लगातार हम आपको यहां पर समझा भी रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रमोहन भी हमें हर अपडेट यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि भारत में भी हमें सिचुएशन मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उतना ही महत्वपूर्ण है कि नेपाल में क्या हालात बने हुए, क्योंकि नेपाल के हालात पर ही डिपेंड करता है कि भारत में क्या हालात बनेंगे। अभिषेक, अभी और क्या जानकारी, अभी और मॉनिटरिंग, क्योंकि आपने कहा 12 हेलीकॉप्टर तो लगा दिए गए हैं, रेस्क्यू कितने किए गए, कोई संख्या सामने आ पा रही है, कितने परिवारों को नुकसान पहुंचा है, किस इलाके को खासतौर पर ज्यादा? जी बता दें कि रतुआगढ़ी के जो सभी इलाके हैं, खास करके जो 14 किलोमीटर का इलाका है जिसमें जो आबादी बसी हुई है, उस पूरे इलाके में जो है सो नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है। हम सेना के ही सोर्स से विजुअल ले रहे हैं और उसके द्वारा आप दर्शक भी देख रहे होंगे कि पानी की जो सैलाब है, उस सैलाब में नाव का तैर पाना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इसमें नहीं तैर पा रही है। हवाई मार्ग के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। और खास करके जो ये पानी जब नेपाल के 3 जिलों में आएगी, जो चितवन है, हमारा नारायणगढ़ है, इन सभी जिलों में भी जिला जो डीएम होते हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, उन्होंने तटीय इलाके को खाली करने का जो है तो ऐलान कर दिया है। और सभी इलाकों में जो है लोगों को ऊंचे स्थानों पे लाने, इलाके खाली करने के इस वक्त आदेश वहां पर दे दिए गए हैं, ताकि और ज्यादा भयंकर तबाही यहां पर ना देखने को मिले। और फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, मैप के जरिए सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शिवांगी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। और देखिए शिवानी, सबसे ज्यादा ये समझने की जरूरत है, दर्शकों को भी हम बार बार मैप के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा बैराज नहीं है या फिर कोई भी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं है जो इस वक्त इस पानी को रोक सके। नेपाल के रसुआ की तरफ से ये बाढ़ का जो पानी है ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है और आया कहां से? तिब्बत की तरफ से। और इसके बाद में नुवाकोट के बाद में अब ये चितवन से होते हुए भारत में एंट्री करेगा और सबसे करीब जो इलाका है वहां पर चंपारण, पश्चिम चंपारण से सीधे लगते हुए चितवन की सीमा जो है वहां पर ये पानी आ जाएगा। तो देखिए 2 घंटे का लगभग अनुमान जताया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर बिहार की सीमा में ये जो लाखों कुएं से पानी है जो कि तिब्बत से होता हुआ ग्लेशियर फटने के बाद आया है, वो भारत में एंटर कर सकता है। यानी कि तिब्बत की तबाही देखिए, नीचे की तरफ ये पानी आ रहा है और इसीलिए इतना तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। और जो भारत की सीमा है जो कि नुवाकोट, धादेड़ और साथ साथ चितवन के इलाके से लगती है। अब चितवन ऐसा इलाका है, रसुआ में पानी आया, नेपाल का सीमावर्ती इलाका, जिसके बाद चितवन जो कि भारत का सीमावर्ती इलाका है नेपाल में, और उसके बाद बिहार से लगता हुआ यहाँ पे जल्द ही 2 घंटे के अंदर अंदर ये तबाही का मंजर देखा जा सकता है। शिवानी जी, तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर शिवांगी देखिए दर्शकों को इसीलिए यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव अब भारत पर भी पड़ेगा और भारत में भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के कई सारे इलाके हैं जहां से कोसी नदी बहती है और वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त सिटी मॉनिटरिंग की बनी हुई है और इसीलिए डीएम भी वहां पर, उनकी अलग से एक मीटिंग यहाँ पर कराई गई ताकि निर्देश जारी कर दिए जाएं, जो लोग आसपास वहां पर मौजूद हैं उस नदी के वो सुरक्षित हो जाएं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, ये नेपाल में सैलाब से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर कुदरत का पूरा कहर है। सैलाब में पूरा पुल बह गया, कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया, कई शहरों का संपर्क आपस में टूट गया है। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा ये नुकसान है। हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर तबाह हो गए हैं। रास्ते में कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर मौजूद हैं जो तिब्बत से होते हुए नेपाल की तरफ को आगे बढ़ते हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, अभी 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। चीख पुकार मच गई थी क्योंकि आवाज जो कलकल है उसकी इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि आप
डर ही जाएंगे। आपको लगेगा कि आखिर क्या हुआ अचानक से। और सुबह 9 बजे का ये समय था जब लोग अपना रोजमर्रा का काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे या घर में ही मौजूद थे, लेकिन तभी भयंकर सी तबाही और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके पास कुछ आ रहा है। तब ये चीख पुकार वहां पर लोगों की मच गई और आप देखिए पूरा फ्लैश फ्लड कैसे नीचे की तरफ को धकेलता हुआ और ज्यादा आ रहा है। टिब्बत से होती हुई पूरी जो नदी है वो नीचे की तरफ आती है, नेपाल में आती है। ये मध्य हिस्सा है कोसी नदी का जो कि नेपाल में बहता है। फिर बाकी का जो हिस्सा है वो जो एंडिंग पॉइंट है वो भारत में बहता है। भारत में गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा नदी फिर आगे की ओर इस पानी को यहां पर ले जाती है। तो पूरा असर गंगा नदी पर भी दिखेगा। फिर ये पूरा असर आपको कोसी नदी का तो दिखेगा ही दिखेगा, नेपाल से के अलावा भारत के भी कई इलाकों में दिखेगा, जिसमें सुपौल मौजूद है, कटिहार मौजूद है, जहां पर मिलन होता है गंगा और कोसी का। वो इलाके भी सबसे ज्यादा इस वक्त डेंजर पॉइंट में ही आप कहिए वहां पर बन सकते हैं, क्योंकि बाढ़ की सिचुएशन आ सकती है। तो पानी को कैसे रोका जाए या फिर पानी को अगर वो आ भी रहा है तो लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाती है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 1000 लोगों के बहने की खबर है। 12 हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए हैं, फिर रेस्क्यू टीम्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। उनके लिए भी रेस्क्यू चलाना इतना आसान नहीं है क्योंकि सब जगह कीचड़ कीचड़ हो चुकी है। कई सारे परिवार इसमें बह गए हैं। जो बह गए हैं उनका आंकड़ा जुटाना भी उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है क्योंकि बड़ा हिस्सा एक बहता हुआ वहां दिखाई भी दिया गया। कई सारे जो पुल हैं वो बह गए। अब यही तस्वीर अगर आप देखिए, इसको समझिए, ये पुल जो जोड़ रहा है दो इलाकों को, अभी देखिएगा कैसे 1 सेकंड में ये पुल पूरा नीचे की तरफ को बकायदा उस पानी के साथ आता हुआ दिखा है। इतनी भयंकर तबाही है, इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है नदियों में। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो किस डर के साए में इस वक्त जी रहे होंगे, क्योंकि दोबारा से ऐसे हालात बन सकते हैं। और फ्लैश फ्लड ऐसा होता है कि आप उसको जल्दी इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसको जल्दी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। आप बारिश का तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन और ये ऊपर की तरफ से क्योंकि आ रहा है तो ऊपर कैसे हालात बने, तिब्बत में जो हालात बने उसका ये असर है। नेपाल में जो असर देखने को मिल रहा है, अब नेपाल में ये हालात बने तो भारत में असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही ये नदियां जुड़ी हुई हैं जिन्होंने अलग अलग देशों को यहाँ पर जोड़ा जरूर है, लेकिन अब असर जब दिखेगा तो उसको मॉनिटर करना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी यहाँ पर है। आखिर किस तरीके से मॉनिटरिंग हो, लोगों को समझाना भी जरूरी है कि वो नदियों के आसपास बिल्कुल ना जाएं। और यही अलर्ट नेपाल में भी जारी हो चुका है कि कोसी नदी के आसपास, गंडक नदी के आसपास बिल्कुल भी ना जाया जाए। सीधे तौर पर वहां पर लोगों को आगाह कर दिया गया है। लेकिन ये दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने, और फिर वही सिचुएशन आप देखेंगे। सब जगह आपको बाढ़ के पानी में कुछ ना कुछ बहता हुआ दिखेगा। ये पूरा पुल आप देखिए कैसे बहता हुआ बकायदा साथ चला गया है। इससे पहले हमने लोहे का पुल वो आपको दिखाया था जो दो इलाकों को जोड़ जरूर रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लैश फ्लड आया इतनी भयंकर रफ्तार से आया कि पूरा का पूरा पुल ही वहां पर बह गया है। ये हालात, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया है। कटाव की स्थिति बन गई है, जगह जगह जो कटाव है मिट्टी में वो हो रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थितियां बन रही हैं। जो घर लोगों के पहाड़ी इलाकों में थे वो नीचे गिर गए हैं, ताश के पत्तों की तरह वो ढहते हुए दिखाई दिए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यानी सब कुछ वहां पर बह रहा है और दोबारा भी ऐसी सिचुएशन वहां पर बन सकती है। लगातार भयंकर तबाही है। वहां के जो पीएम है बालेन शाह वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। गृह मंत्री वहां के जो हैं उन्होंने बकायदा एक आपातकालीन बैठक बुलाई है ताकि इस सिचुएशन से वहां पर निपटा जा सके। सेना उतार दी गई है, सेना के 12 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं उस पूरे इलाके में। अब ये इलाका तो है ही, इसके अलावा और इलाकों की मॉनिटरिंग करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। चंद्रमोहन, खासतौर पर जो कटिहार का इलाका है जहां पर मिलन होगा कोसी और गंगा नदी का, वो भी बहुत ज्यादा ऐसा पॉइंट है जहां पर सतर्क रहना जरूरी है। फिर सुपौल का इलाका, वहां के लिए क्या अलर्ट है? दो इलाके हैं जहां पर सबसे अधिक खतरा है। एक तो बराह इलाका, बराह से जब पानी निकलता है और जब आकर वो बगहा में गंडक नदी से निकलता है, टकराता है वहां बराज पर, वहां पर एक बड़ा खतरा है। और दूसरा जो है वो कोसी नदी, जहां बराज बना हुआ है वहां पर खतरा है। वहां से जब कोसी नदी से पानी निकलता है तो खास तौर पर 5 जिले जिस पर सबसे अधिक खतरा रहता है, उसमें आपको सबसे पहला जिला आता है सुपौल, सुपौल के बाद आता है सहरसा, सहरसा के बाद आता है मधेपुरा, मधेपुरा के बाद आता है कटिहार, कटिहार के बाद आता है पूर्णिया। 5 जिले जो है वो लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो कोसी इलाका है इन सभी जगहों पर खतरा बना हुआ है। और दूसरा जो इलाका है जो गंडक का चैनल है, वहां पर सबसे अधिक खतरा जो है वो बेतिया जिला का बगहा है। उसके अलावा मोतिहारी जिला है। जब ये पानी आगे बढ़ेगा तो गोपालगंज में, और गोपालगंज से जब पानी घूमकर छपरा की ओर आता है तब एक बड़ा खतरा इधर छपरा से जब पानी आगे निकलता है सोनपुर, और सोनपुर के बाद फिर पटना, पटना के बाद फिर आगे बढ़ते हुए ये मोकामा होते हुए पानी आगे जाकर और बंगाल में के खाड़ी में
सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर आपको नेपाल से देते हैं और साथ ही साथ हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां तिब्बत से आए भीषण बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तबाही मची है। नेपाल के रसुआ इलाके में सैलाब का तांडव दिखा है। तिमुरे बाजार और कसम क्षेत्र में सैकड़ों गाड़ियों के बह जाने की खबर है। ये बताया जा रहा है कि 3 पुलिस चौकियां भी तबाह हो गई है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान की खबर है। आज सुबह लगभग 9 बजे घटना हुई है। आप पहाड़ पर कभी गए हो तो आपने दृश्य देखा होगा कि नदियों से जब बादल उठते हैं तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये बादल नहीं है। ये नदी में ऐसी बाढ़ आई है कि उसके बाद पानी कुछ इस तरह से वहां से उसका जो है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया है। अब ये सामान्य बाढ़ बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आमतौर पर जब नदियां रौद्र रूप लेती हैं तो जब बाढ़ आती है तो वो अलग तरह की होती है। तो क्या यहाँ कोई अलग तरह की कोई घटना हुई? क्या बादल फटे, फ्लैश फ्लड आया? क्या इस बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तबाही जरूर हुई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर पावर प्रोजेक्ट्स को तो बहुत नुकसान हुआ है। पावर प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द जो रिहाइश थी, थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन था, जो अस्थायी निर्माण था, वो सब ध्वस्त हो गया है। इस वीडियो में आप चीख पुकार सुनिए। आप इस तस्वीर को देखिए कि एक बहुत बड़ा एक गांव दिखाई दे रहा है और गांव के बिल्कुल बगल में बादल से उठते सब कुछ ढका हुआ दिख रहा है। हमारे संवाददाता काठमांडू से पंकज दास इस समय जुड़ गए। पंकज, इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? सामान्य बाढ़ थी या कोई बादल फटा, और कितना नुकसान हुआ है ये विस्तार से बताएं। आज सुबह 9 बजे जैसे खबर मिली काठमांडू में कि रसुआ जो तिब्बत की तरफ है वहाँ एक ग्लेशियर के टूटने से ये भारी तबाही हुई है। तो जो तिब्बत के पास का नेपाल का जिला है रसुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान उसको हुआ है। और बाढ़ इतनी भयानक है कि वो नीचे तटीय इलाके तक आ गया है, यानी कि चितवन का इलाका जो भारत के जो सीमा है वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक इस बाढ़ के पहुंचने का अनुमान मौसम विदों ने लगाया है। भारी तबाही हुए, आसपास की सारी बस्तियां बह गई हैं। वहाँ जो कस्टम ऑफिस था, जहाँ सैकड़ों कंटेनर रखे हुए थे, हजारों गाड़ियां, नई गाड़ियां जो चाइना से आती हैं वो रखी हुई थी, वो सब बाढ़ में बह गए हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर से बताया गया कि उनके 28 पुलिस वाले जो हैं वो लापता हो गए इस बाढ़ में, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। तो वहाँ रसुआ से चलकर जो सिंधु पार्क चौक है उसके आसपास के कई जिलों में इस बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। लगातार इस बात की खबर आ रही है कि जहाँ जहाँ से ये बाढ़ का पानी गुजर रहा है वहाँ तबाही मचाते हुए ये बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है। अच्छा पंकज, इस समय बताएं, क्या बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है और कितने लोगों की जान जाने की खबर है? अभी तक इस बात का कोई अनुमान, अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है कि कितने लोगों की जान गई, कितनी बस्तियां गई, क्योंकि अभी भी लगातार जो ग्लेशियर टूटा है तिब्बत में और उसका जो पानी है वो लगातार अभी आ ही रहा है। कहीं पर सारे जो बिजली के सब स्टेशन जो है वो सारे ध्वस्त हो गए। इस वजह से वहाँ लाइन नहीं है, इंटरनेट का जो आपूर्ति सारा बंद है। किसी तरह से वहाँ से जो जिला प्रशासन उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी बाढ़ का कहर जारी है, इसलिए किसी भी तरह का जो कितनी मौतें हुई इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के। तो ग्लेशियर टूटने से शुरुआत में कहा जा रहा है कि ये बाढ़ आई है और अभी भी हालात सामान्य नहीं है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने बुनियादी ढांचों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बैंक्स, फाइनेंशियल संस्थानों के आधे दर्जन से अधिक ऑफिस बाढ़ की चपेट में आ गए। 25 से अधिक टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हुई। तिम्रे, स्याफुब्रेसी, नोवाकोट इलाकों में मोबाइल टावर और साइट्स क्षतिग्रस्त हो गए। ये बेहद बड़ा नुकसान है। पूरा डैम फुटे रहा है, पूरा चाइना को डैम फुटे रहा रहेछ। बजारै गयो नेपाल का त्रिशूली बाजार, समय सुबह के 9 बजे। तभी नेपाल के लोग जल प्रलय के इस भयानक रूप को देखकर कांप जाते हैं। अचानक नदी में बाढ़ आती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। ये देखिए कैसे नदी में अचानक बाढ़ का पानी दौड़ता हुआ आता है और नदी के आसपास बने घरों में घुस जाता है। वीडियो बना रहे लोग ये कहते हुए सुने गए कि चीन में बांध टूटने से यह हादसा हुआ। पूरा डैम फुटेर आयो यार, पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहेछ।
वीडियो के शुरुआती 20 सेकंड तक नदी का जलस्तर बढ़ चुका था, लेकिन अगले ही कुछ पलों में ये पुल बहने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वक्त के गुजरने के साथ नदी में पानी बढ़ता ही गया और वीडियो के 29वें सेकंड में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है और अगले 5 सेकंड के अंदर ये धराशायी हो गया। इतना बड़ा पुल बाढ़ का मुकाबला नहीं कर पाया। नेपाल के नोवाकोट जिले में आने वाले त्रिशूली बाजार में अक्सर भीड़ रहती है। वो तो अच्छा है कि ये तबाही सुबह हो, वरना और भी ज्यादा नुकसान हो। नेपाल में कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, इसका अंदाजा आपको इस ड्रोन तस्वीर को देखकर लगेगा। रसुआ और नोवाकोट से होकर बहने वाली भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण नोवाकोट का ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार करीब करीब डूब गया है। बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। तस्वीर में बड़े पैमाने पर तबाही दिखाई दे रही है। बाढ़ का पानी अपने साथ मलबा और क्षतिग्रस्त इमारतें छोड़ गया। इस तबाही में पुल बह गया। त्रिशूली जल विद्युत संयंत्र से लेकर बाजार में बने नए और पुराने दोनों कंक्रीट के पुल, त्रिशूली स्कूल, मंदिर और घर सब कुछ बह गए हैं। नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई बाढ़ के रास्ते में जो कुछ आया वो उसे तिनके की तरह बहता नजर आया। इसका उदाहरण रसुआ का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भोटेकोशी नदी पर बना है। जैसे ही इससे बाढ़ का पानी टकराता है, ये देखिए किस तरह बह जाता है। वीडियो में बाढ़ का पानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से टकराया। इसके बाद वीडियो बनाने वाले जैसे ही कैमरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ लौट पाते हैं तो इतना बड़ा और शक्तिशाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गायब हो जाता है, मानो यहाँ कुछ था ही नहीं। तबाही के इस वीडियो को बना रहे लोग इसका यकीन ही नहीं कर पाते। नेपाल के रसुआ में बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले गया, लेकिन जब ये हुआ तो वो कितना भयानक रहा होगा, अंदाजा आप बाढ़ की लहरों की ऊंचाई को देखकर समझिए, जिनके आगे भोटेकोशी नदी के पास बनी इमारतें छोटी छोटी नजर आने लगी। अब इस वीडियो को आज आप देखिएगा, जिसमें मौत सामने देख लोग चिल्लाते हैं। पानी किसी बम और मिसाइल की तरह रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है। लोग हैरान होकर ये सब देखने को मजबूर हैं। तभी वो देखते हैं कि बाढ़ उनका आशियाना बहा ले जाती है। कई ऊंचे और बड़े घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो जाते हैं। नेपाल में तिब्बत से आई इस तबाही से बचने का लोगों को वक्त ही नहीं मिला। पानी हवा की रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है। जो लोग ऊंचे इलाके में थे वो नदी के पास रहने वाले दूसरे लोगों को चिल्लाकर खबरदार करते सुने गए, लेकिन जल प्रलय से बचने के लिए ये सब कुछ नाकाफी था। हालांकि कुछ खुशकिस्मत भी रहे, जैसे ये शख्स जो समय रहते तबाही के रास्ते से बच निकला, लेकिन कुछ ही देर में ये पूरा इलाका पानी में डूब गया। नदी के किनारे बने घर पानी में डूबे दिखने लगे। इस तबाही के बाद नेपाल की सेना बचाव के काम में जुटी है, जिसने हेलीकॉप्टर से इस जल प्रलय की तस्वीरें कैमरे में कैद की। इस तस्वीर में रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाके को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तबाही का नदी के पास निचले बाजार में रहने वाले लोगों को पता चल गया, इसीलिए वो वहां से निकल गए, लेकिन ऊपरी बाजार के लोग बाढ़ के आने तक वहां से निकल नहीं पाए। इसकी वजह अफवाहों को बताया गया, जो पहले भी फैलती रही, लेकिन बाजार को बहा ले जाने वाली बाढ़ कभी नहीं आई थी। लेकिन तिब्बत से आई इस तबाही ने इस बार इस खतरे को सच साबित कर दिया और भयानक बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले साल 1985 में रसुआ के धुंचे इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिससे त्रिशूली नदी का रास्ता रुक गया। उस समय बाजार के बह जाने के डर से पूरे बाजार को खाली करा लिया गया था। हालांकि बाढ़ बाजार तक तब नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बार बाढ़ नोवाकोट के ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार, जिसे संगू बाजार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी चपेट में सैकड़ों लोग आ गए। बताया जाता है कि यहाँ करीब 500 घर हैं और 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए लापता लोगों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपके लैंडस्लाइड के कारण से पानी रुका हुआ था, और जब पानी वहां से लैंडस्लाइड फुट के पानी जब बढ़ा तो उसका इंफॉर्मेशन अगर इमीडिएट चाइना के तरफ से नेपाल में आता
तो बहुत सारे लोग बचते। और भगवान का कृपा है कि ये फ्लड आपका दिन में आया, यदि फ्लड रात में आता तो न जाने क्या महाभारत होती, आप कल्पना नहीं कर। सबसे पहले आपको नेपाल की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां आप वो तस्वीरें देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी प्रलय क्या आपने पहले कभी देखी है कि नहीं देखी है। देखिए, नेपाल का जिक्र किया जा रहा है तो नेपाल में अलग अलग जगह से कुछ तस्वीरें आई हैं। अब इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे हालात यहाँ पर हुए हैं। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर आपको भागते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी और जान बचाने के लिए लोग यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे रौद्र रूप, इसे ही प्रलय यहाँ पर कहा जा रहा है। ऊपर से ये पानी आता है और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एक डैम बनाया गया था वो डैम यहाँ पर पूरी तरह से बह जाता है, टूट जाता है। एक बार फिर से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस वीडियो को समझिए कि पानी का बहाव देखिए, इतनी तेजी के साथ ये पानी का बहाव सामने आया। यहाँ पर देखिए ट्रक यहाँ जा रहा है और ऐसे ही ना जाने कितने लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चल रहा है, लेकिन पानी का इतना तेज बहाव कि बड़े बड़े पत्थर हो, बड़े बड़े बोल्डर हो, सब अपने साथ में बहा कर ले जा रहा है। ये मलबा भी ऊपर से आ रहा है, सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ में मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर जिन्हें कहा जा सकता है, वो सब यहाँ पर आया और उसके बाद सब कुछ अस्त व्यस्त कर गया। लोगों की सालों की मेहनत की कमाई सब बर्बाद हो गई है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर घर बनाए। तब ये देखिए, ये तेज बहाव में एक पुल था, ये पुल यहाँ पर बह जाता है, इतना तेज बहाव तेजी के साथ बढ़ जाता है और उसके बाद सब कुछ यहाँ पर बह जाता है। अब इस पुल को ध्यान से देखिएगा, इस पुल को यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज है और उसके बाद देखते ही देखते इतना तेज बहाव कि ये पुल इस पानी के वेग को नहीं संभाल सका और उसके बाद ये भी यहाँ पर। अब यहाँ पर जितने लोग रह रहे होते हैं उनके बारे में सोचिए कि उनकी क्या हालत यहाँ पर होगी। ये देखिए, ये पुल यहाँ पर बह गया, गाड़ी को देखिए। ऐसे ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नेपाल में जो लोग हैं वो इस वक्त दुआ मांग रहे हैं कि इस प्रलय से उनको बचाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो नेपाल की इमरजेंसी सर्विसेज है वो इस वक्त लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। लेकिन अलग अलग तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरा देने वाली है। वो तस्वीरें डरा देने वाली है क्योंकि हालात यहाँ पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस प्राकृतिक आपदा के पीछे की वजह क्या है। कुछ लोग यहाँ पर भी आप देखेंगे जो जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज अचानक बढ़ जाता है कि उनको बचने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, उनको कहीं कोई तस्वीर समझ में नहीं आती है। और कुछ इसी तरह के हालात अलग अलग जगह से नेपाल में देखने को मिले हैं। और पंकज दास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज, जरा बताइए नेपाल में, काठमांडू में इस वक्त हालात कैसे, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो बहुत डरा देने वाली हैं। बिल्कुल, लगातार जो इस तरह की खबरें आ रही है रसुआ से, खासकर जहां का कई बाजार और बस्ती गांव जो है पूरी तरीके से इस बाढ़ में बह गया है। इसके अलावा अन्य जो आसपास के जिले हैं जैसे नुआकोट, शंखला सभा, वहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां भी कई सारे जो पानी ऊपर से लगातार नीचे की तरफ बह रहा है। तो जहां से जिस रास्ते से वो पानी और वो उसके साथ में मलबा जो जा रहा है, उसके साथ ही पूरी की पूरी बस्ती है, जो सरकारी दफ्तर है, बैंक है, सब के सब तबाह होते जा रहे हैं। सिर्फ बुरी खबर ही हर जगह से आ रही है। सरकार लगातार रेस्क्यू का काम कर रही समय काठमांडू एयरपोर्ट से सिर्फ लगातार हेलीकॉप्टर के उड़ने और जो प्रभावित जिले हैं वहां से जो भी लोगों को बचाया जा सकता है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस समय। लेकिन काफी मुश्किल हो रही है। जो हेलीकॉप्टर उद्धार में जा रहे हैं उनको लैंडिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही है। आसपास वहां तक जो प्रभावित क्षेत्र है वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा पंकज, ये बताइए कि अभी कितने क्षेत्र तक ये नुकसान पहुंचा हुआ है? क्या जानमाल के नुकसान की भी खबर आई है? कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं अभी तक? जो शुरुआती इंफॉर्मेशन अभी आई है, क्योंकि आकलन कर पाना अभी मुश्किल होगा। देखिए, अभी न सरकार की तरफ से और न सुरक्षा कर्मी जो राहत उद्धार काम में लगे उनके तरफ से किसी भी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। कई गांव, कई बस्ती, कई जो जगह इलाके हैं वो पूरी तरीके से बह गए, इसलिए अनुमान लगा पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। पुलिस की तरफ से सुबह में सिर्फ ये बताया गया है कि उनके जो 24 लोग हैं, 28 लोग हैं पुलिस सुरक्षा कर्मी, वो लापता है। इसी बीच खबर मिली है कि जो यहाँ जिसे गोसाई कुंड एक तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ से मानसरोवर जाने के लिए जो भारतीय तीर्थयात्री हैं
उनमें करीब 250 से अधिक पर्यटक जो है वो लापता बताए गए, संपर्क विहीन बताए जा रहे हैं। वो इसी बाढ़ की चपेट में हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारतीय एम्बेसी जो है काठमांडू में, वो नेपाल सरकार से लगातार संपर्क करके इस बात का जानकारी करने और राहत के काम में जुटे, क्योंकि कितना वक्त अभी पंकज लग सकता है लोगों तक राहत पहुंचाने में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने में? क्योंकि नुकसान तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना वक्त बता रही है अभी रेस्क्यू टीम्स? अभी एक तबाही का जो आलम है, जो जिस तरह से लगातार बढ़ रही है और पानी जिस तरह से नीचे जा रही है, उस तरह से अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि शाम होगी या कल सुबह ही लगभग अनुमान लगा जा सकता है। क्योंकि चीन ने ये खबर दी है, संदेश दिया है नेपाल सरकार को कि जो ताल टूटा है वहाँ तिब्बत में, वो उसमें अभी भी पानी जमा हुआ और इस तरह से जो बाढ़ का खतरा है वो अभी भी बरकरार है। नेपाल सरकार की तरफ से इन भोटे कोसी नदी, सुनकोसी नदी, इनके आसपास के रहने वाले सभी को तत्काल जगह छोड़ने के लिए कहा है। जो भी इसके आसपास रहते हैं उनको जगह छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि बाढ़ का खतरा भी बना ही हुआ है। शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जब नेपाल में इस तरह की खबरें आती है तो उसके बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल में आपने देख लिया, बाढ़ आई, हर जगह बर्बादी की तस्वीरें देखी, सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है। तो बिहार के 6 जिलों के लिए ऐसा सतर्कता बढ़ा दी गई है। फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए सावधानी यहां पर बरती गई है। और यह बताया गया है कि गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने और करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड के खतरे की आशंका है। अब इसे ही देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सावधानी बरती जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम इस वक्त अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर भारत नेपाल सीमा के पास गंडक नदी के किनारे स्थित बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों को सावधान, सतर्क रहने और हर एक बारीकी पर नजर रखने के लिए सलाह भी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। सम्राट चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं, इस आपदा पर, वो हम आपको सुनाते हैं। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि करने जाऊंगा। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शशि, नेपाल में हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कितना नुकसान हुआ है। सावधानी बिहार में भी बरती जा रही है, क्या सावधानियां इस वक्त सतर्कता बरती जा रही है बिहार में? हिमांशु, देखिए, सबको मालूम है कि नेपाल में अगर इस तरह की स्थिति है तो उस स्थिति का सबसे पहला अगर सामना करेगा विषम परिस्थितियों का तो वो बिहार करेगा। और यही वजह है कि बिहार इस वक्त हाई अलर्ट की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो कहा है, वो क्यों कहा, या सरकार क्यों अलर्ट पे है, इसका कारण समझिए। बिहार और जो नेपाल की सीमा है, मतलब भारतीय जो सीमा है ना, उससे केवल 160 किलोमीटर दूर ये जो ग्लोफ की घटना हुई है। मतलब ग्लेशियर का एक झील जो टूटता है और उसके बाद एक फ्लैश फ्लड या बाढ़, जो भी आप कह लीजिए, एक तबाही वो लेकर के आता है। और जो पूरी बनावट और गंडक को, चूंकि हम लोग रिपोर्ट करते रहे हैं, जो गंडक नदी है उसके जरिए जो तबाही बिहार में आती है हर साल नेपाल से, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो जो त्रिशूल नदी है वो आगे आकर के नेपाल के अंदर ही देवघाट है और देवघाट में आकर के वो काली गंडक बन जाती है और काली गंडक से फिर वो नारायणी नदी में तब्दील होती है। और वही नारायणी नदी जब बिहार में वाल्मीकि नगर बराज से अंदर बिहार के अंदर प्रवेश करती है तो वो गंडक कहलाती है। और गंडक का प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा है बिहार में, हिमांशु, कि आप पटना के करीब सोनपुर तक आ जाइए, मुजफ्फरपुर सोनपुर तक आ जाइए, वहां तक गंडक नदी बहती है। तो ऊपर के हिस्से में तो जब तेज पानी का बहाव होता है तो वो तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, लेकिन नीचे जब वो पानी आता है ना तो निचले इलाकों में, ऊपर से पानी नीचे आ जाता है तबाही मचाते हुए, लेकिन जब निचले इलाकों में आके पानी फैलता है तो वहां बाढ़ की विभीषिका होती है। और यही दंश बिहार झेलता आया है, कई सालों से हमने देखा है। और अब जो अलर्ट 160 किलोमीटर दूर घटना हुई है भारत नेपाल सीमा से, उसके बाद जो अलर्ट की स्थिति है, मुख्य सचिव ने रिव्यू मीटिंग करी है, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री को कहा गया है मॉनिटरिंग करने के लिए। बाजाप्ता वाल्मीकि नगर बराज, चूंकि जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है वो बेतिया पश्चिम चंपारण के अंदर आता है, उसके बाद बगहा आता है। जरूरी भी है कि इस वक्त सावधानी बरतने के लिए हर एक मोड पर अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और कल जब त्रासदी सैलाब आया उसके बाद से दुखद खबर लगातार आ रही है और अभी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, करीबन 1500 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई और वो लापता चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल में त्रासदी को लेकर नेपाल सरकार की तरफ से जो अभी तक खबर आई है 1500 लोग लापता हैं। और देखिए हम फिर कह रहे हैं कि हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां सब कुछ मिट गया। जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं ना, 2 मिनट के अंदर सब कुछ यहां बर्बाद हो जाता है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 1500 लोग लापता हैं, 800 विदेशी नागरिक इसमें शामिल हैं। अब बाकी नेपाली बताए जा रहे हैं। 175 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ रही है और यह भी आंकड़ा बढ़ सकता है। अब देखिए हमने आपको बताया कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जब ग्लेशियर टूटा होगा तो वहां क्या मंजर रहा होगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें समझाने की कोशिश करते हैं और ये पूरी विनाश लीला कहां से शुरू हुई ये हम आपको समझाते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, नेपाल और तिब्बत का ये बॉर्डर, ये इलाका आप देख रहे हैं। यहां पीले घेरे में आपको 2 ग्लेशियर दिखेंगे, ग्लेशियर नंबर 2 और ग्लेशियर नंबर 1, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। ये वो जगह है ग्लेशियर 2 और ग्लेशियर 1। अब आप ऐसे देखिए, बाईं ओर ये चीन, ये यहां पर बाईं ओर चीन है। अब दाईं ओर आप देखेंगे ये पूरी नेपाल की सरहद यहां पर आ गई। अब कयामत की वो धारा फूटी जिसने यहां पर तबाही मचा के रख दी और उसी के बाद से आप देखिए कि ये ग्लेशियर यहां फूटे, उसके बाद ये सब बर्बाद होता हुआ चला गया। अब और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप यहां पर और अच्छे से समझिए कि यहां ये नेपाल है और नेपाल 168 किलोमीटर का ये तबाही का सफर, लेंदे नदी यहां से शुरू होते हुए ये जाता है भोटे काशी, उसके बाद स्याफ्रू बेसी, उसके बाद बेत्रावती, मलेखू, मुलिग्न, उसके बाद त्रिशूली नदी और ये नारायणी देवघाट। ये यहां से पूरा सफर तय करते हुए ये देवघाट तक पहुंचता है। कितने किलोमीटर? यहां आप देखिए 168 किलोमीटर का ये तबाही का सफर है। आपको बहुत अच्छे से हमने यहां समझाने की कोशिश की और जब ये 168 किलोमीटर का तबाही का सफर जैसे जैसे तय हो रहा था, लोगों की जिंदगियां जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। भूस्खलन से बने अस्थायी लेक के फटने की आशंका, खुद ग्लेशियर लेक के भी फटने की आशंका है। अब आपको और अच्छे बताते हैं तस्वीरें। यहां पर आप देख रहे हैं ये चाइनीज बस्ती यहां पर। अब ये जो जगह है गेरोंग पोर्ट, यहां पर बताया जा रहा है सब भारी तबाही यहां पर बची। चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस की इमारत आपको यहां पर बहती हुई आपने देखी होगी और इससे थोड़ी दूर आगे यहां पर ये रुसावगढ़ी जिसके बारे में जिक्र यहां पर किया जाता है, ये पूरा यहां पर आपको बताया जा रहा है। ये आप देखिए नेपाल के रसुवा में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें देखी गई हैं और उसके बाद आपने देखा एक सेकंड कितने सारे लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और सब अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगा होगा कि ये जो बड़ी इमारत है, बड़ी इमारत शायद ये पानी के वेग को रोक लेगी, तो कुछ लोग आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यहां पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसके अंदर। उन्होंने सोचा इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी दीवार बचा लेगी उन्हें, लेकिन थोड़ी देर में देखिए ऊपर से आता है, यहां सीसीटीवी कैमरे में दिखता है, सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। लोगों की रूह कांप गई जब उन्होंने ये देखा। अब आप नक्शे पर ये तस्वीर देखिए, यही वो जगह है जहां वो भीषण तबाही ने सबसे पहले दस्तक दी थी। ये वो जगह जहां पर बताई जा रही है सबसे पहले दस्तक दी थी और उसके बाद पता चला आपको 168 किलोमीटर का सफर। और उसके बाद ये देखिए कितने लोग यहां पर ऐसे जो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यहां पर गाड़ियां खड़ी है, यहां पर बसें खड़ी हैं। अब ये बस थोड़ी आगे जाती है और उसके बाद सब कुछ एक पल में बर्बाद हो जाता है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन कल नेपाल चीन बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो बहुत ही भयानक था। अंदाजे के लिए हम आपको बताएं तो आपकी छत पर 1000 लीटर की पानी की टंकी होती है। अब ऐसे 2 करोड़ पानी की टंकियों को 17,000 फीट ऊंचाई पर ले जाकर एक साथ खोल दिया गया। आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। नेपाल पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस प्रलयकारी फ्लैश फ्लड में अब तक 175 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 1550 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं और बहुत से लोगों के बारे में तो पता ही नहीं चल पाया कि कितने लोग लापता हैं, संपर्क से बाहर है। मुख्य रूप से 133 भारतीय तीर्थयात्री, 37 प्रवासी भारतीय और 290 से अधिक अन्य विदेशी पर्यटक शामिल हैं। माल के नुकसान में करीब 1500 करोड़ नेपाली रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों?
इतनी बड़ी त्रासदी घटी कैसे? क्या प्राकृतिक ग्लेशियर फटा? क्या भूस्खलन से ग्लेशियर लेक बन गया? यह सवाल यहां पर आया कि क्या प्राकृतिक ग्लेशियर यहां पर फटा, इसके पीछे क्या था, वजह क्या थी? क्या भूकंप के बाद भूस्खलन से ग्लेशियर लेक बनी और उसके बाद वो सब बर्बाद हो गया? भूकंप हुआ? क्या इस भीषण तबाही से बचा जा सकता था? यह सवाल लोगों के मन में है जिन्होंने अपने को खो दिया। क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या सूचना तंत्र नाकाम रहा? अगर पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्या चेतावनी तंत्र का फायदा नहीं हुआ? इमरजेंसी सर्विस से अचानक होता है ना कि पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर कहीं से जानकारी साझा की जाती है, चेतावनी अलर्ट जारी किया जाता है। ये बहुत से सवाल आज नेपाल से लेकर चीन और चीन से लेकर हिंदुस्तान तक के लोगों के मन में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने को खो दिया, जो आस में है कि कोई आएगा उनका वापस। अब इन सवालों के पीछे नेपाल की ओर से बयान जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल के जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ने कल ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में नेपाल ने साफ साफ कहा है कि तिब्बत की ओर नदी का बहाव रुका तो झील बनी। 26 अगस्त को सुबह 8:37 पर 4.4 रिक्टर का झटका दर्ज हुआ, यानी भूकंप। और इसके फौरन बाद भोटेकाशी नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलती है। 8:50 पर, यानी सुबह 9 बजने में 10 मिनट की देरी थी, स्यूफुम्बेसी सेंटर से आंकड़े मिलना बंद हो गए। सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कोई आंकड़े नहीं। रसुवा बेत्रावती में सुबह 9 बजे बाढ़ की सूचना मिल चुकी थी। अब नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ने सुबह 9:15 बजे पहली चेतावनी जारी की। 9:15 बजे कुल 6,79,295 लोगों को मैसेज भेजे गए, जो मोबाइल पर अलर्ट आता है ना। और तब तक 9:20 पर बेत्रावती और 10:28 पर धादिन सेंटर तक बाढ़ पहुंच चुकी थी। 168 किलोमीटर। अब आपके मन में चल रहा होगा कि 168 किलोमीटर क्या है, तो चीन से नेपाल तक सैलाबी तबाही का पूरा रूप आपको नक्शे और तस्वीरों के साथ हम दिखाते हैं। जीरोंग से लेकर त्रिशूली और त्रिशूली से रसुवा तक सैलाब किस रास्ते से गुजरा, वहां की तस्वीर कैसी दिखी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और वो आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि हालात यहां पर कैसे हो गए थे। कुल 168 किलोमीटर का सफर, और जब सैलाब आया, जैसे जैसे नीचे आता गया, अपने साथ मलबा, तबाही, बर्बादी, ये सब लेकर गया। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे जो रिवर है, वहां से ये आता है, और उसके बाद अलग अलग जगहों से होते हुए, त्रिशूली से होते हुए 168 किलोमीटर का सफर तय करते हुए नेपाल के रसुवा तक पहुंच जाता है। और इस दौरान सब कुछ बर्बाद हुआ। 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह सैलाब नीचे की ओर आया। नुवाकोट में जहां सबसे ज्यादा तबाही मची, उसकी भी एक एक तस्वीर आज तक के कैमरे में कैद हुई, और वो हमने आप तक पहुंचाई भी है। सैलाब के गुजर जाने के बाद वहां कितनी चुनौतियां हैं और कितनी मुश्किलें हैं, आप खुद देखिए। तो नोवाकोट में तबाही का ये मंजर है, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब कुछ बेहद डरावना है, और ये लगता है कि जब ये फ्लैश फ्लड आया होगा तो यहाँ कितनी चीख पुकार मची होगी। इन इमारतों को छोड़ करके लोग ऊपर जो पहाड़ी रास्ते हैं उधर की ओर भाग गए थे। अभी भी इक्का दुक्का लोग हैं, ज्यादातर लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जब डूबी हैं, आगे देखिए यहाँ पर अभी भी सड़क पे ना चलना इतना मुश्किल है, ऐसा लगता है कि मानो आप ददल में होंगे। ऊपर हवाई जहाज जो है लगातार मंडरा रहे हैं, क्योंकि इकलौता ऑप्शन है कि अब आप उसी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। ये वाला इलाका अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा पेड़, पता चलता है कि जमीन से 30 से 40 फीट मलबे के नीचे सब कुछ दफन हो गया है। अब यहाँ कितने लोग बरामद होंगे, कितने लोग लापता हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाना बेहद चुनौती भरापूर्ण है। अब सोचिए कि इतना भारी ये ट्रक था, अगर ये इस तरह मिट्टी में जा सकता है, और इसके आगे क्या मकान, क्या दुकान, सब कुछ बिल्कुल तिनके की तरह ये त्रिशूली का सैलाब अपने साथ बहा ले गया। और आज भी इन जगहों पर चलना अपने आप में बेहद कठिन है। इसीलिए प्रशासन की कोशिश है कि दरअसल रास्ते को खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर ना जूते जो है जम रहे हैं। यहाँ चलना, यहाँ से निकलना अपने आप में बहुत मुश्किल है। ये नेपाल में तबाही की तस्वीरें हैं। नोवाकोट ग्राउंड जीरो पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। से बता दें, नेपाल में फंसे भोपाल के 4 लोग, मानसरोवर रोड पर बाढ़ में 4 लोग फंसे हुए हैं।
बुधवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खाना खाते समय अचानक से बाढ़ आ गई थी और बताया जा रहा है कि लापता हैं और तभी से इनका संपर्क टूट चुका है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल में ये भोपाल के 4 लोग हैं फंसे होने की जानकारी सामने आई है। बुधवार से ही संपर्क नहीं हो रहा है। तो भोपाल के 4 लोग की बात हुई कल सुबह 9:30 बजे, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुई। प्रशासन से गुहार लगाई कभी? अभी किसी से गुहार नहीं लगाई, वही मतलब फोन लगा रहे हैं, किसी को कोई पता चला गया, थोड़ी देर में वहीं के लोग भी लगे हैं, इसलिए यहाँ किसी से अभी गुहार। और रमाकांत दुबे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, क्या कोशिशें हो रही हैं? जो 4 लोग लापता हैं, एम्बेसी के जरिए कोई प्रयास हो रहा है? आज जी देखिए कि जिस तरह से भोपाल में रहने वाले एक पौडल परिवार, जो नेपाली परिवार है, उसके 4 सदस्य जो है मानसरोवर रोड पर नेपाल में बाढ़ में फंसे हुए थे, जिनकी कल सुबह 9:30 बजे अपने परिजनों से आखिरी बात हुई थी। उसके बाद से कोई संपर्क इस परिवार का नहीं हो पाया है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में इसके लिए जो कंट्रोल रूम बनाया है, वहां से इन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन नेपाल से इनके परिजनों के फंसे होने की अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। नेपाल सरकार का भी उनसे अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है, वो लोग जिंदा हैं या नहीं हैं, इस तरह से किसी भी तरह की कोई जानकारी इस परिवार को नहीं मिल पाई है। परिवार के लोगों का कहना है कि अब सिर्फ भगवान का ही भरोसा है कि उनके जो परिजन हैं, जो वहाँ यात्रा पर गए थे, वो जिंदा लौट आए और अगर उनकी मौत हो चुकी है तो उनकी बॉडी उन्हें मिल जाए। और इस तरह की जानकारी या तो नेपाल सरकार की तरफ से दी जाएगी या जो हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए हैं उनके जरिए दी जाएगी। जो भोपाल में रह रहे परिजन लगातार हेल्पलाइन सेंटर के संपर्क में हैं और किसी भी परिजनों की कोई भी जानकारी। तो देखिए, नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारत उसकी मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा है। यूपी से भी नेपाल के लिए मदद भेजी जा रही है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट है और बॉर्डर वाले इलाकों में जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही लखनऊ में भी देखिए कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। हालात कैसे हैं, इस पर आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल की कुदरती तबाही का खतरा यूपी और उत्तराखंड पर भी बना हुआ है। नेपाल में भयंकर बाढ़ के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। लखनऊ कंट्रोल रूम से लगातार बाढ़ के खतरों की निगरानी की जा रही है। बॉर्डर पर टीम को अलर्ट पर रखा गया है। कंट्रोल रूम से यूपी के लापता लोगों की तलाश के लिए भी नेपाल से संपर्क साधा जा रहा है। जो राहत सामग्री नेपाल के लिए या फिर जो एनडीआरएफ की टीमें भारत सरकार की तरफ से वहां जा रही है, उनके माध्यम से, और जो भारतीय दूतावास है नेपाल में, उनके माध्यम से जो इन लोगों को खोजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश था और उसी के चलते जो है हमारी पूरी टीम यहाँ पर रात भर जो है निगरानी करती रही है और जिले में भी जो हमारे सारे जो अधिकारीगण हैं वो भी मुस्तैद रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल कोई मतलब जो जनपद में बाढ़ आने का खतरा नहीं है। इसके साथ ही नेपाल की इस मुश्किल भरी घड़ी में भारत साथ खड़ा है और हर बार की तरह भारत लगातार नेपाल के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेज रहा है। यूपी से भी नेपाल को मदद भेजी जा रही है। इसके साथ ही नेपाल में मची तबाही के बाद यूपी के नागरिकों की मदद के लिए योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। एसडीआरएफ की एक प्लाटून 32 जवान राहत बचाव में जुटे हुए हैं। पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। राहत बचाव के लिए 4 रबर बोट मौके पर मौजूद हैं। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया गया है, जिससे परिजन बाढ़ में फंसे और लापता लोगों के लिए संपर्क कर सकते हैं। यूपी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बाढ़ प्रभावित यूपी के लोगों के लिए राहत आयुक्त कार्यालय ने सूचना जारी की है। नेपाल की त्रासदी के बाद लखनऊ के कंट्रोल रूम से यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों की निगरानी की जा रही है। महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जैसे कई जिलों में सीमा पर टीम तैनात है। वहीं कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया है,
जबकि महाराजगंज में नदी से बहकर नेपाल का मलबा आ रहा है। बड़ी संख्या में बैग, चप्पल और कई सामान नदी की जलधारा के साथ बहकर आया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल नेपाल के आसपास वाले इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही पीएसी और जल पुलिस भी एक्टिव है। यानी नेपाल की तबाही के बाद यूपी सरकार किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जा रही है और नेपाल तक राहत सामग्री पहुंचाकर लोगों की मदद की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो नेपाल के भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। भारतीयों की मदद के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और आपको बता दें कि भारतीयों की मदद के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। ये वो नंबर हैं जिस नंबर को आप सेव करके रख सकते हैं और इन नंबर के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो नेपाल गए थे, उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों में भी हाई अलर्ट है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में नारायणी गंडक को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मुजफ्फरपुर के सरैया, पारू और साहिबगंज इलाके में नारायणी गंडक से बाढ़ का खतरा है। सरैया के रतनपुर डीही में बांध पर प्रशासनिक पदाधिकारी की तैनाती है और स्थानीय लोग भी निगरानी कर रहे हैं। अधिकारी और स्थानीय लोगों की माने तो फिलहाल कोई खतरे जैसी बात नहीं है। नदी का जलस्तर पहले से 6 इंच नीचे ही गया है। हालांकि बराज से पानी छोड़ा गया है, इसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिले अलर्ट मोड में हैं। ऐसे में त्रिशूली नदी से जैसे ही पानी छोड़ा गया तो फिर गंडक में तेजी से पानी बढ़ने की आशंका है। और ऐसे में आप गंडक की तस्वीर देखिए, ये मुजफ्फरपुर का इलाका है। मुजफ्फरपुर के सरैया रेवा घाट जो रतनपुर डीही इलाका है, वहां की तस्वीर देखिए। फिलहाल अभी विशेष अंतर देखने को नहीं मिला है। वाल्मीकि बराज से पानी छोड़ा गया है, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर पानी में वृद्धि नहीं हुई है, जलस्तर में वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि पानी में कमी ही आई है। गंडक नदी है, यहाँ पर पानी का फ्लो तो तेज है लेकिन जलस्तर अभी बढ़ा नहीं है। स्थानीय लोग हैं यहाँ पे जो तैनात कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनसे भी जानेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है। आप यहाँ पर ड्यूटी में हैं? जी जी। क्या स्थिति है यहाँ पर, अभी कैसी स्थिति है? अभी तो यहाँ पे नॉर्मल स्थिति है। अभी पानी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कल से आज तक पानी में अभी घटाव ही हुआ है। घटाव हुआ है, लेकिन अभी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। किस तरह की स्थिति अभी आपको दिख रही है यहाँ? अभी नॉर्मल स्थिति है, कोई माने भयावह स्थिति नहीं है। पानी बढ़ने की आशंका थी, जैसे कल बताया गया कि नेपाल से बहुत पानी छोड़ा गया है, वो पानी बढ़ेगा तो बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन अभी तक वैसा पानी बढ़ा नहीं है। 6 इंची कल है और आज में अंतर है कि 6 इंची पानी घटा ही है। फिर हम आपको एक बार दिखा दें कि देख सकते हैं इधर सैंडबैग वगैरह भी तैयार किए गए हैं। खुद जिलाधिकारी, एसएसपी और तमाम वरीय अधिकारी जो है उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और लगातार इसको लेकर बिहार के वरीय अधिकारियों के द्वारा जो है इसकी निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है तमाम जिला अधिकारी जो संबंधित जिला हैं उनके जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गंडक नदी पर विशेष निगरानी रखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रलयकारी और बाढ़ की तस्वीर सामने आई थी नेपाल से, तो उसके बाद बिहार के कई जिले हाई अलर्ट पे आ गए थे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि फिलहाल जो बताया जा रहा है कि खतरा टल चुका है और पानी जो है वह त्रिशूली नदी से जो छोड़ा गया है, तो गंडक में बहुत ज्यादा अभी तक असर नहीं देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे तो आपको दूर दूर तक दिखेगा कि पानी सामान्य रूप से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब तक जो स्थानीय लोगों का दावा है कि जल स्तर में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि कल की अपेक्षा आज जो है पानी थोड़ा कम ही हो गया है। हालांकि अभी जो वाल्मीकि बराज से पानी छोड़े गए हैं तो उसको आने में करीब 30 से अधिक घंटे लगते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि उस वक्त तक स्थिति क्या रहती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। नेपाल को 10 टन मानवीय राहत सामग्री भेजी गई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने आज दूसरी उड़ान भरी, जिसमें राहत सामग्री, दवाएं, खाने के पैकेट भेजे गए। भारत ने मुश्किल वक्त में नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। C-17 Globemaster. The aircraft is versatile platform. We carry out around 70 tons of payload हम कैरी कर सकते हैं
एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 to 40 टन ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि एनडीआरएफ का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिक एलर्ट हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का फ्लाइंग टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes। सो अभी डिपार्चर टाइम इज सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। कल हमें पता लगा है दोपहर में कि ऐसे हमारे लिए फ्लड रिलीफ के वहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे नेपाल में। तो इसके लिए हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो हमारा एक C-130J हरक्यूलिस को हमने तैयार किया और उसमें हमने लोड किया रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन और जनरेटर, जो कि हमने सिविल अथॉरिटीज़ स्पेशली एनडीआरएफ के हेल्प से हमने लोड किया और जितनी जल्दी हो सके तैयार करके जहाज़ को यहाँ से लॉन्च किया, जो कि रात को अराउंड 8:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया और 2 घंटे के अंदर वो नेपाल में जाके लैंड करा और उसने वहाँ 10 टन के करीब रिलीफ मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंदर रिपोर्टर और इस समय मैं नेपाल में हूं। यहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पानी का बहाव बहुत तेज है। सड़कें और रास्ते पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो भाई पेड़ पकड़ के खड़ा हूं। डुंगलुंग डुंग का डुंगलुंग डुंगलुंग। बारिश इतनी तेज है कि मेरा माइक्रोफोन भी भीगने लगा है, लेकिन बंदर रिपोर्टर पीछे हटने वाला नहीं है। मैं अभी थोड़ी ऊंची और सुरक्षित जगह पे आ गया हूं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पानी के पास बिल्कुल मत जाना और सुरक्षित जगह पे रहना सबसे जरूरी है। और सुनिए दोस्तों, ये सिर्फ मजाक वाला वीडियो नहीं है। बाढ़ बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आपके आसपास ऐसी स्थिति हो तो स्थानीय प्रशासन की सलाह जरूर मानिए। यहाँ मौसम का मिजाज देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई है।
मैं सोच रहा हूँ कि केला लेकर घर जाऊं या पहले नाव ढूंढूं। बंदर न्यूज का माइक्रोफोन अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर पानी और बढ़ गया तो अगली रिपोर्ट पेड़ के ऊपर से करनी पड़ेगी। मैं आपको लगातार हालात दिखाता रहूंगा। अभी यहाँ बारिश जारी है और चारों तरफ पानी का असर साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, नेपाल से बंदर न्यूज लाइव की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार एआई ब्लॉग के लिए फॉलो जरूर करें।